हेलो दोस्तों, तो आज हमारा क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो चल रहा था उसका लेक्चर 1 4 है, यानी कि क्लास 3 क्लास हो चुका है, आज चौथा क्लास है। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है, उसका नाम है कि 19वीं सदी के मध्य इटली 7 राज्यों में विभक्त था। 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था? तो 7 राज्यों में विभक्त था, यानी कि 19वीं शताब्दी में 7 राज्यों में विभक्त था इटली। ठीक है, जिसमें पहला जो नाम था, यहाँ पर 7 राज्य को दिया गया है। तो पहला राज्य का नाम है सबोई सार्डिनिया। वो ये किसके हाथ में दिया गया था? तो राजा के हाथ में दिया गया था। दूसरा है लोम्बार्डी और वेनेसिया। तो लोम्बार्डी और वेनेसिया पर ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया उस पर कब्जा किया था। ऑस्ट्रिया मतलब ऑस्ट्रिया में कौन रहता था? ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री चांसलर था, यानी कि मेटरनिक था। ठीक है। तीसरा में कि सिसिली और नेपल्स फर्डिनेंड के हाथ में दिया गया था। चौथा है कि पेपर राज्य किसके हाथ में दिया गया था? तो पोप कौन था? तो पोप पुजारी था, उसके हाथ में दिया गया था। 5वां राज्य है कि पद्मा। तो पद्मा हैब्सबर्ग राजवंश को दिया गया था। छठा है मोडेना हैब्सबर्ग राजवंश को दिया गया था। 7वां टस्कनी हैब्सबर्ग राजवंश को दिया गया था। तो 19वीं शताब्दी के मध्य कितने राज्यों में विभक्त था इटली? तो 7 राज्यों में विभक्त था, जिसमें सभी के हमने राज्य का नाम बता दिया। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। और अगला कहता है जो टॉपिक है कि इटली के एकीकरण में बाधक तत्व। आखिर इटली एकीकृत क्यों नहीं हो पा रहा था? आखिर इटली एकीकरण क्यों नहीं हो पा रहा था? क्या कारण था कि इटली एकीकृत नहीं हो पा रहा था, इटली एक नहीं हो पा रहा था? तो कुछ पॉइंट दिया गया है, 3 पॉइंट दिया गया है कि इसी के कारण इटली क्या था, एकीकृत नहीं हो पा रहा था। जिसमें पहला है कि इटली कई छोटे राज्यों में विभक्त था। अब मान लीजिए भारत 150 से 200 राज्यों में विभक्त हो जाएगा। अभी तो 28 राज्य है, 150 से 200 राज्यों में विभाजित हो जाएगा, तो क्या है, विकास की ओर जाएगा? नहीं जाएगा। उसी टाइप से था कि इटली कई राज्यों में विभक्त था। दूसरा है कि इटली पर ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। मतलब इटली जो था, इस इटली क्या था, एक देश था। इस पर किस देश का? ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस, इन दोनों देशों का किस पर हस्तक्षेप था? इटली पर। मतलब इस दोनों देश नहीं चाहता था कि इटली क्या हो, एकीकृत हो, एक हो। ये दोनों देश नहीं चाहता था। तो कौन कौन देश? तो ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस। ठीक है। तीसरा है कि पोप का इच्छा था कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में। पोप का इच्छा था। पोप कौन था? तो पुजारी था, जो पूजा करता था। तो पोप का उसका इच्छा था कि इटली का जो एकीकरण हो वो स्वयं उसके नेतृत्व में हो। किसके नेतृत्व में? तो पोप यानी कि पुजारी के नेतृत्व में हो, जो पूजा करता था उसके नेतृत्व में हो। तो इटली के एकीकरण में बाधक तत्व, 3 बाधक तत्व है। पहला का नाम है इटली कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। दूसरा है कि इटली पर ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। और तीसरा है कि पोप का इच्छा था कि इटली के एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में हो। ठीक है, तो ये इसका बाधक तत्व हुआ। पूछेगा कि इटली के एकीकरण के बाधक तत्व को लिखो, तो आपको ये लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि इटली के एकीकरण में सहायक तत्वों को लिखे। तो इटली के एकीकरण में क्या क्या सहायता हुआ किया था? तो सबसे पहला सहायक तत्व, यानी कि इटली जब एकीकृत हुआ तो उसमें आखिर कौन कौन सा चीज सहायता किया? तो सबसे पहला सहायता किया राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव। मतलब कि राष्ट्रवादी विचारधारा का, यानी कि राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना का प्रभाव जागृत हुआ। इटली के प्रत्येक व्यक्ति को यह लगा कि अब हमारा देश एकीकृत होना चाहिए। जब फ्रांस एकीकृत हो सकता है तो हम क्यों नहीं एकीकृत हो सकते हैं, एक हो सकते हैं। तो राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव, यानी कि राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जगा। दूसरा है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। दूसरे या तीसरे क्लास में हमने आपको फ्रांस में बताया था कि कुल 3 क्रांति हुआ था, जिसमें पहला क्रांति 1789 में हुआ था, और दूसरा क्रांति 1830 में, और तीसरा क्रांति 1848 में हुआ था। तो जो जब फ्रांस से और भी देश को लोग सोचा, जब पड़ोसी जब देखता है कि कौन कितना आगे बढ़ा है तो वो भी आगे बढ़ने लगता है, देखा देखी। तो उसी टाइप से होता है। दूसरा कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। तो फ्रांस के आसपास ही ना ऑस्ट्रिया या फिर इटली देश था, तो इटली तो एकीकरण होना चाहता था। तो इटली के लोगों ने सोचा कि जब फ्रांस एकीकृत हो सकता है, फ्रांस भी तो एक देश नहीं था, वो एकीकृत हो सकता है, तो हम क्यों नहीं एकीकृत हो सकते हैं? आखिर उसमें क्या है कि वो एकीकृत हो सकता है। तो दूसरा था कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। तीसरा था कि इटली विजय के बाद, यानी कि इटली विजय के बाद नेपोलियन द्वारा इटली के 3 गणराज्य में गठन। अब देखिए, जैसे कि जब क्या किया था, जब नेपोलियन जो आक्रमण किया था और देशों पर, तो और देशों पर जब आक्रमण किया तो उसमें सबसे पहले ऑस्ट्रिया पर किया, उसके बाद प्रसा पर, फिर उसके बाद इटली पर। तो जितने भी देश पर आक्रमण किया उस पर जीत गया था। तो उसी टाइप से जब इटली पर आक्रमण किया तो इटली से भी जीत गया। तो जीत गया मतलब क्या हो गया? विजयी हो गया। तो इटली विजय के बाद उसके बाद क्या हुआ कि नेपोलियन जो सम्राट था फ्रांस का, 1804 में जो फ्रांस का राजा बना था, तो नेपोलियन द्वारा इटली के 3 राज्य, इटली के कितने राज्य? 3 राज्य, सिस्पाइन, लिगुलियन, ट्रांसपेडेन। इटली के कितने राज्य? इटली के 3 राज्य, सिस्पाइन, लिगुलियन, ट्रांसपेडेन।
ये तीनों राज्य में क्या किया था, तो गठित कर दिया था। कौन? नेपोलियन। इटली विजय के बाद, मतलब इटली से जब वह विजयी हो गया तो उसके बाद नेपोलियन द्वारा इटली को कितने राज्यों में? 3 राज्यों में गठित कर दिया, सिस्पाइन, लिगुलियन, ट्रांसपेडेंट। क्वेश्चन पूछेगा नेपोलियन कितने राज्यों में इटली को विभाजित किया था, तो 3 भागों में, तो सिस्पाइन, लिगुलियन, ट्रांसपेडेंट। चौथा है कि वियना कांग्रेस के द्वारा 2 राज्य, वियना कांग्रेस के द्वारा, वियना कांग्रेस कब हुआ था? जब वाटरलू का युद्ध हुआ था तो नेपोलियन हार गया था, उसके बाद हुआ था वियना कांग्रेस। क्यों वियना कांग्रेस हुआ था? क्योंकि भरपाई करने के लिए जो फ्रांस और देशों से लड़ाई किया था, तो और देशों ने सोचा कि फ्रांस तो अपने से लड़ाई करने आया था, इसलिए हम उससे इसका भरपाई लेंगे जो भी हमारा खर्च हुआ है इस युद्ध में। तो वियना कांग्रेस इसीलिए होता था। वियना कांग्रेस के द्वारा 2 राज्य पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण। मेटरनिक ने सोचा कि एक तो ऐसा ही इतना राज्यों में विभक्त है, तो पहले ही 2 राज्यों को एकजुट कर दिया था, पिडमाउंट और सार्डिनिया, मेटरनिक ने। ठीक है। पांचवा सहायक तत्व है कि मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी सोच। मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था। तो मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी सोच, प्रतिक्रियावादी यानी कि जो किसी भी सामाजिक परिवर्तन का विरोध करता है, तो प्रतिक्रियावादी सोच। मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी सोच, जब लोगों को यह पता चला कि अच्छा ये कौन होता है मेटरनिक के हमारे देश में बोलने वाला, मेटरनिक किसी और देश का हमारे देश में क्यों आएगा बोलने, तो लोगों ने इसके प्रति आवाज उठाया। छठा में है कि नागरिक आंदोलन, जब लोगों ने अपना आवाज उठाया कि हमारा देश आजाद होना चाहिए, ये सब नागरिक आंदोलन था। सातवां में कि मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी का योगदान। मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी का योगदान, सबसे अधिक योगदान यदि माना जाए तो यही तीनों व्यक्ति का इटली के एकीकरण में योगदान था। यही तीनों, मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी का योगदान सबसे अधिक था इटली के एकीकरण में। सबसे पहला क्या था, तो राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव, दूसरा था फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव, तीसरा था इटली विजय के बाद नेपोलियन द्वारा इटली को 3 गणराज्यों में गठन, सिस्पाइन, लिगुलियन, ट्रांसपेडेंट। और चौथा है वियना कांग्रेस के द्वारा 2 राज्य पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण। पांचवा है कि मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी सोच। छठा है कि नागरिक आंदोलन। सातवां है कि मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी का योगदान। क्वेश्चन पूछेगा इटली के एकीकरण में सहायक तत्वों को लिखो, तो इटली के एकीकरण में सहायक तत्व लिख देना है, और 3 से ज्यादा मतलब याद होना चाहिए। हमने 7 बताया आपको, 3 से ज्यादा याद होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि जो 3 व्यक्ति ने इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जिसमें पहला व्यक्ति का नाम है मेजनी और दूसरा का नाम है काउंट काबूर और तीसरा का नाम है गैरीबाल्डी। तो एक एक करके हम तीनों के बारे में जानेंगे, जिसमें आज हम लोग मेजनी के बारे में जानते हैं, फिर कल काउंट काबूर और गैरीबाल्डी के बारे में जान लेंगे। तो सबसे पहला है कि मेजनी साहित्यकार कहने का अर्थ है जो किताब लिखता है उसे साहित्यकार कहते हैं। तो मेजनी साहित्यकार गणतांत्रिक विचारों का समर्थन, गणतांत्रिक यानी कि क्या चाहता था, मेजनी चाहता था कि लोगों के हाथ में शासन हो, लोगों के हाथ में शक्ति हो कि सरकार को रख सकती है या फिर गिरा सकती है। तो मेजनी चाहता था, इसका समर्थन था कि मेजनी चाहता था कि इटली में क्या हो, गणतंत्र आए। तो मेजनी साहित्यकार गणतांत्रिक विचारों का समर्थन और एक योग्य सेनापति था। योग्य सेनापति जो किसी से जल्दी हारता नहीं था, जब लड़ाई करता था तो किसी से जल्दी हारता नहीं था, वही योग्य सेनापति था। उसके बाद है कि मेजनी का संबंध कार्बोनरी नामक गुप्त दल से था। मेजनी का संबंध कार्बोनरी नामक गुप्त दल से था। कार्बोनरी क्या था, तो कार्बोनरी एक संस्था था इटली में, कि उस संस्था में क्या होता था कि इटली को एकीकृत हो, यही उसमें काम चलता था कार्बोनरी नामक गुप्त दल में, कि इटली को एकीकरण करने के लिए कुछ बातें चलता था वहां पर। तो वही है कार्बोनरी नामक गुप्त दल। तो उससे कौन जुड़ा हुआ था, मेजनी जुड़ा हुआ था उस दल से। तो मेजनी का संबंध किस दल से था, तो कार्बोनरी नामक गुप्त दल से था। उसके बाद है कि 1830 में मेजनी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करना चाहा। जैसे कि अगर हम कहें कि भारत देश का अधिकार है कि उत्तरी भारत और मध्य भारत, उसी प्रकार से एक इटली देश है, उसका 1830 में मेजनी ने क्या करना चाहा, उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करना चाहा। लेकिन मेटरनिक ने नागरिक आंदोलन को दबा दिया। नागरिक आंदोलन यानी कि लोगों ने जो आवाज उठाया था उसको दबा दिया, जिसके कारण मेजनी को क्या पलायन करना पड़ा, मतलब इटली देश को छोड़कर दूसरे देश में चला गया, भाग गया इटली से, मतलब भाग गया। तो क्यों भागा, क्योंकि नागरिक आंदोलन को दबा दिया। किसने दबाया, तो मेटरनिक ने दबाया। मेटरनिक चाहता था कि ये देश एकीकृत न हो। कौन देश, तो क्या नाम था इसका, इटली देश एकीकृत न हो, इसीलिए। ठीक है। उसके बाद है कि मेजनी ने 1831 में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया। मेजनी ने 1831 में क्या किया, यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया। यंग इटली नामक संस्था की स्थापना क्यों किया गया, क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए ऐसा किया गया था। मेजनी ने 1831 में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए यंग इटली नामक, अगर पूछेगा कि 1831 में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने किया, तो मेजनी ने किया था। कब किया था, 1831 में किया था। किस संस्था की स्थापना, तो यंग इटली नामक संस्था की स्थापना। उसके बाद है कि मेजनी ने 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किया। जब वह सोचा कि जब इटली का जब हो रहा है तो हम पूरे यूरोप में क्यों न राष्ट्रवाद की भावना को फैला दें, तो मेजनी ने 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। यूरोप क्या है, तो यूरोप एक महादेश है, मतलब यूरोप के अंदर का जितने भी देश है उसके बारे में मेजनी ने सोचा, और सोचा कि कहा कि सभी देशों में राष्ट्रवाद की भावना को जगा दे। तो मेजनी ने
1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना कर दिया। तो उसके बाद है कि 1848 में मेजनी पुनः इटली आया। मतलब सबसे पहले 1830 में जो नागरिक आंदोलन दबाया गया था उसी समय वो पलायन कर गया था, मतलब भाग गया था। तो दूसरा नंबर पर कब आया? 1848 में पुनः इटली आया। 1848 में क्या हुआ? पुनः इटली आया। उसके बाद क्या किया कि मेजनी इटली का एकीकरण कर गणराज्य बनाना चाहता था, यानी कि गणतंत्र लाना चाहता था। तो क्या गणतंत्र लाना चाहता था? तो पोप इटली का धर्म राज बनाना चाहता था। पोप क्या करना चाहता था? देखिए वो वाला थोड़ा गलती था, ये वाला देखिए, मेजनी इटली का एकीकरण कर गणराज्य बनाना चाहता था, मतलब गणतंत्र लाना चाहता था। लेकिन सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक चार्ल्स सेबस्ट अपने नेतृत्व में प्रांतों का विलय करना चाहता था। सार्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक था, सार्डिनिया पिडमाउंट क्या था? इटली का एक राज्य था। तो वहां का राजा कौन था? वहां का राजा था चार्ल्स सेबस्ट। तो वो चाहता था कि हमारे नेतृत्व में इटली का एकीकरण हो, ठीक है, विलय हो, एकीकरण हो। तो और एक और था कि पोप इटली को धर्म राज बनाना चाहता था। जो पोप एक राज्य था, अभी हमने आपको बताया कि 19वीं शताब्दी में इटली कुल 7 राज्यों में विभक्त था। तो उसमें पे पोप भी आया था। पोप एक क्या है? इटली का राज्य। और उसमें कौन रहता था? तो पोप में रहता था पुजारी। तो वहां पर क्या चाहता था कि ईसाई धर्म के लोग केवल है। पोप इटली में, पोप जो इटली का जो राज्य है उसमें पोप के लोग सोचते थे कि इसमें केवल ईसाई धर्म के लोग रहे। और इस तरह विचारों के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। मेजनी पुनः पलायन कर गया। यानी कि मेजनी केवल कोशिश किया, मेजनी से कुछ हुआ नहीं, कोशिश किया तो, लेकिन कोशिश किया ना इटली को एकीकरण करने के लिए, तो मेजनी से नहीं हो पाया। अब अगले दिन जानेंगे काउंट के बारे में, ठीक है। तो यदि डाउट हो तो अवश्य कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।